भारत पाकिस्तान के मामले में पंचायती करवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को किसने बुलाया? पहलगांव में जिन आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को मारा, क्या वो पकड़े गए? क्या वो मारे गए? क्या पाकिस्तान ने मान लिया कि वो आतंकी उसकी धरती से आए थे? मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में। सीज फायर या संघर्ष विराम किसके कहने पर हुआ? हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जब भारत से मार लगी तो उसके सैन्य अधिकारियों ने हमारे सैन्य अधिकारियों को कॉल किया और तब हमने विचार किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करवाया, व्यापार न करने का धौंस देकर करवाया। अब सच्चाई क्या है इस सीज फायर के होने में? किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, या पाकिस्तान ने भारत को फोन किया और ऐसे हुआ सीज फायर? पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहले पहलगांव में 26 निर्दोष भारतीयों को मारा। फिर तनाव के बीच एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हुई, जिसमें हमारे 9 बहादुर जवान शहीद हो गए। 14 निर्दोष भारतीय फिर से मारे गए और कई घायल हुए। हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर कैंपों में शिफ्ट होना पड़ा। क्या इसका हिसाब किताब हमने पाकिस्तान से बराबर कर लिया? अगर 26 निर्दोष भारतीयों की मौत के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाना सही था, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को सबक सिखाना जरूरी था, तो कार्रवाई के दौरान जो जाने गई उसके लिए पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाना क्यों नहीं जरूरी था? उनको सबक क्यों नहीं सिखाया गया? पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा हो गया। पूरे के पूरे विपक्ष ने सरकार को हर फैसला लेने का अधिकार दिया। किसी ने एक बार भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो सरकार की लाइन से अलग हो, देश की लाइन से अलग हो। लेकिन सीज फायर की घोषणा होते ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इस मामले पर राजनीति शुरू क्यों कर दी? अगर मुश्किल वक्त में देश के नागरिक चुप रह सकते हैं, अगर पत्रकार और मीडिया सरकार से मिले निर्देशों के तहत काम कर सकते हैं, विपक्ष सरकार का साथ दे सकती है, तो कुछ दिनों तक देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी राजनीति को किनारा क्यों नहीं रख सकती? इन सभी सवालों का बोझ उठाए देश की बड़ी आबादी घूम रही है। वो सत्ता से इनका जवाब चाहते हैं, हिसाब चाहते हैं और तसल्ली भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से कुछ सवालों के जरूर जवाब मिले हैं, लेकिन अभी भी कुछ जस के तस पड़े हैं। आइए साथ मिलकर के उन्हीं सवालों को उठाने की और उनके आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, ये वीडियो लंबा होने वाला है। कोशिश करिए कि आप आखिर तक साथ बने रहें। 10 मई 2025 शाम के करीब 5:25 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट आया। इस पोस्ट में ट्रंप लिखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में पूरी रात चली बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तात्कालिक युद्ध विराम पर सहमति जताई है। दोनों देशों को कॉमन सेंस और उत्कृष्ट समझदारी का उपयोग करने के लिए बधाई। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस पोस्ट के ठीक 8 मिनट बाद 5:38 पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का एक्स पर पोस्ट आता है, जिसमें वो इस तरीके से कुछ फरमाते हैं। पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर जंगबंदी पर इत्तेफाकत कर लिया है। पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन और अमान के लिए कोशिशें की हैं, बगैर अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ कोई समझौता किए। और फिर 33 मिनट बाद 5:58 पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री मीडिया के सामने आते हैं। पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति बनी कि 5 बजे से सभी भूमि, वायु और समुद्र में गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। आज दोनों पक्षों को इस समझौते को लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे पर फिर से बात करेंगे।
12 मई 2025 की शाम 5 बजे दोनों देशों के डीजीएमओज के बीच बातचीत हुई, जिसमें सीमा पर तनाव कम करने, फायरिंग नहीं करने और आपसी दुश्मनी कम करने को लेकर सहमति बनी। इसी दिन दोपहर में यह खबर भी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाकिस्तान में जो तनाव की स्थिति बनी, इस सब पर वो पहली बार अपनी बात रखने जा रहे थे। लिहाजा पूरे देश को पीएम मोदी के इस संबोधन का इंतजार था। लेकिन इससे पहले कि पीएम मोदी बोले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इस मसले पर एक वीडियो मैसेज आ गया। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान की नेतृत्व क्षमता अडिग और मजबूत थी। दोनों ही मामलों में वे वास्तव में स्थितियों की गंभीरता को पूरी तरह समझने की ताकत, बुद्धिमानी और धैर्य रखते थे और हमने इसमें बहुत मदद की। साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी मदद की। मैंने कहा, चलो हम तुम लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करेंगे। इसे बंद करो, इसे बंद करो। अगर तुम इसे रोकते हो तो हम व्यापार करेंगे, अगर नहीं रोकते तो कोई व्यापार नहीं होगा। लोगों ने कभी व्यापार का इस्तेमाल उस तरह नहीं किया जैसे मैंने किया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। और अचानक उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें इसे रोक देना चाहिए, और उन्होंने रोक दिया। सोचिए, युद्ध के मुहाने पर खड़े भारत पाकिस्तान में सीज फायर की घोषणा पहले ट्रंप करते हैं। वो जम्मू कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने की बात भी कहते हैं, और जिस शाम भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले होते हैं, उसी शाम इस मसले पर एक वीडियो संदेश जारी कर देते हैं। क्या ये सब नॉर्मल है कि आज से पहले अमेरिका ने इस कदर कभी भारत के मामले में टांग फंसाई थी? आप बहुत खोजेंगे तब भी ऐसा कोई दूसरा मामला नहीं खोज पाएंगे। हाँ, उल्टे आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना वीडियो मिल जाएगा, जिसमें वो भारत की संसद में खड़े होकर अमेरिका को दो टूक जवाब दे रहे हैं। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा, जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है, तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। अब सवाल उठता है कि हम दो टूक जवाब देने से नाम न लेने और अमेरिका के कहे को जस का तस मान लेने की स्थिति में कैसे पहुंचे। ये एक गंभीर सवाल है जिसका जवाब हर हाल में देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। ट्रंप के वीडियो मैसेज के बाद पीएम मोदी बोले, लगभग 20 मिनट बोले। उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन इस एक सवाल को बेजवाब ही छोड़ गए। उन्होंने सीज फायर होने की वही वजह बताई जो पहले विदेश सचिव बता चुके हैं। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई
पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई इस बात को ही आधार बनाएं, ट्रंप जो कह रहे हैं उसे 1 मिनट के लिए साइड कर दें, तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जन्म लेते हैं। भारत ये मानता आया है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों का ही साथ देती है। खुद पीएम मोदी ने कहा कि जब हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया तो पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन, मिसाइल और भारी तोपों से हम पर हमला करने की कोशिश की। तो फिर हमने उस फौज के कहने पर सीज फायर कैसे कर लिया जिसने आतंकियों की तरफ से हम पर अटैक किया, सैकड़ों ड्रोन भेजे, कई मिसाइल भेजे, सीमा पर गोलीबारी की, और तो और जो आतंकियों को ट्रेंड करता है अपनी वर्दी और कई बार अपने आई कार्ड देकर उन्हें भारत में भेजता है, भेजने की कोशिश करता है। ये कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि उसी पाकिस्तानी फौज के कहने पर, उसी पाकिस्तानी फौज के इसरार पर भारत ने सीज फायर करने की बात मान ली? क्या ये बेहतर नहीं होता कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से गुहार लगाते सीज फायर के लिए? क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत के रक्षा मंत्री से गुहार नहीं लगानी चाहिए थी? हमारी सरकार पाकिस्तानी सेना के कहने पर सीज फायर के लिए कैसे और क्यों मान गई, वो भी तब जब हम पाकिस्तान की फौज को तगड़ी चोट दे रहे थे? इन सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए। अब ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उस पर आते हैं। अगर वो सही हैं तब तो और भी मुश्किलें खड़ी होती हैं। हो सकता है कि ट्रंप की पंचायती से या उसकी घोषणा से पाकिस्तान को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि उनका तो उधार कर्ज का रिश्ता है दोनों का। लेकिन भारत तो एक आजाद, सशक्त और मजबूत देश है। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है, और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की एक दोबारा कोशिश की गई है। आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। केवल विपक्ष की बात नहीं है, सोशल मीडिया पर ऐसे सवालों की बाढ़ आई हुई है। बीजेपी के एक्स हैंडल पर जाइए, सीज फायर के बाद उन्होंने जो भी पोस्ट किए हैं उसके नीचे लिखे गए कमेंट्स को देख लीजिए। 100 में से 90 कमेंट्स में सरकार के प्रति नाराजगी है, सवाल है, उलाहना है। ऐसे कुछ कमेंट्स जिनकी भाषा संयमित है वो इस वक्त हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को इसी वजह से अपना एक्स अकाउंट तक निजी करना पड़ा, क्योंकि कुछ यूजर उनकी निजी तस्वीरों को निकालकर नफरत भरे पोस्ट सोशल मीडिया पर करने लगे, जबकि वो एक काबिल सिविल सेवा अधिकारी हैं। इस पूरे घटना के दौरान, इस पूरे प्रकरण के दौरान वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। फैसले जिससे जनता की नाराजगी है वो तो सरकार ले रही थी। ये बात हमेशा याद रखिए, फैसले सरकार लेती है, अधिकारी हो या सेना उस फैसले के आधार पर अपना काम करते हैं। इसलिए विपक्ष सरकार से सवाल करती है, जिसे सत्ता पक्ष कई बार सेना से पूछना बता करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती है। हो सकता है अब यहाँ आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का मिशन
पूरा हो गया, इसलिए सीज फायर करना ही सही फैसला था। हमेशा के लिए युद्ध तो नहीं लड़ा जा सकता। आप सही कह रहे हैं, कोई पागल ही होगा जो चाहेगा कि दो परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध भड़के। इसलिए सीज फायर का किसी भी स्थिति में स्वागत ही किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल तो उठता ही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने जो कुछ भी किया उससे हासिल क्या हुआ। अगर पाकिस्तान में 100 आतंकी मारे गए, उनके 40 जवान भी मारे गए, तो हमने भी तो इस पूरी प्रक्रिया में अपने 9 बहादुर जवान खो दिए। हमारे भी तो 14 निर्दोष नागरिक मारे गए। हम ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने हरा दिया, सबक सिखा दिया। पाकिस्तान अपने देश में विक्ट्री मार्च निकाल रहा है। ऐसे में तो लगता है कि सिंदूर ऑपरेशन या ऑपरेशन सिंदूर बिना किसी बड़े उद्देश्य को पूरा किए ही खत्म हो गया। देश के जाने माने राजनीतिक टिप्पणीकार लेखक प्रताप भानु मेहता ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में इसी मसले पर एक सारगर्भित लेख लिखा है। उनके लंबे लेख का एक पैरा हम आपको यहाँ सुना रहे हैं। सवाल यह है कि कूटनीतिक रूप से भारत कहां खड़ा है। अल्पावधि में भारत ने समय को पीछे की ओर मोड़ दिया है। बिना किसी निर्णायक जीत और बिना किसी स्पष्ट राजनीतिक अंत के सशस्त्र संघर्ष केवल भारत पाकिस्तान के बीच की खाई को फिर से स्थापित करता है। अंत में अगर युद्ध में परमाणु जोखिम है तो उपमहाद्वीप में कौन सही है और कौन गलत है, इस बारे में दुनिया के पास बहुत कम धैर्य है। दूसरा, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता काफी कम हो गई है। अब दूसरी स्थिति देखिए। सीज फायर होने से जो लोग नाराज हैं उन्हें मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी में वो हैं जिन्हें लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, सो इस बार बिना पीओ के लिए तो रुकना ही नहीं। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद जब दोनों देशों के बीच तनाव भड़का, भारत ने आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो टीवी मीडिया के एक हिस्से ने उनकी इस चाहत को अपने टीआरपी के चक्कर में 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जबकि हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर आधिकारिक रूप से कभी भी पीओ को लेने के लिए था ही नहीं। और फिर जब सीज फायर की खबर आई तो ऐसे लोग, ऐसा मानने वाले लोग निराशा के पाताल में धंसते चले गए। अगर हम किसी पर सवाल कर देते हैं, अगर हम प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं तो कहा जाता है कि आप तो भारतीय सेना पे सवाल कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। न भारतीय सेना पे सवाल किया जा रहा है, न किसी पे। भाई अगर आदमी पूछ ही लिया इस हमले का जिम्मेदार कौन, तो मैं देशद्रोही हूँ। अगर मैंने पूछ लिया कि भैया इतना जल्दी युद्ध विराम क्यों, तो मैं देशद्रोही हूँ। और अब आईटी सेल के लोग पता नहीं कहां से लाके खबरें चला रहे हैं, पाकिस्तान कब्जा हो गया। इस पूरे घटनाक्रम से वो लोग भी दुखी हैं जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले से गुस्से में थे और चाहते थे कि निर्दोषों को मारने वाले आतंकी मारे जाएं। उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो मारे जाएं, और ऐसा चाहने में कुछ गलत भी नहीं है। इन्हें भी लगता था कि इस बार तो देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, जो पहले ही 2 मौकों पर घर में घुसकर मार चुके हैं। ये बात बार बार टीवी पे चलाई गई थी। लिहाजा इस बार सरकार कुछ बड़ा करेगी। अब ये बड़ा कितना बड़ा होगा, इसे डिफाइन करना मुश्किल होता गया। बेहतर यह होता कि सरकार और सत्ताधारी पार्टी जनता को समझाती, बताती कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, लेकिन ऐसी कोई पहल हुई नहीं। लिहाजा जनता मन ही मन ये मान बैठी कि इस बार पीओके भारत के नक्शे में मिलेगा या बलूचिस्तान पाकिस्तान के नक्शे से बाहर चला जाएगा। लेकिन सरकार का प्लान कुछ और ही था। सरकार कुछ करना तो चाह रही थी, लेकिन उसे सब गुना भाग भी लगाना था। लिहाजा कई दिनों तक दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स होने के बाद, हाई लेवल मीटिंग्स करने के बाद फिर 6-7 मई की रात सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। रात में हुई इस सैन्य कार्रवाई का पूरा डिटेल लेकर विदेश सचिव विक्रम मिसी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह देश के सामने आए। अगले दिन सुबह आज आपको 6 से 7 मई 2025
कि रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अपने संबोधन में सैन्य अधिकारी कह रही हैं कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर आतंकी शिविरों को और आतंकी लॉन्च पैड्स को ही निशाना बनाया गया। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि इस अटैक में आम नागरिकों को कोई क्षति न हो, लेकिन देवियों सज्जनों, हमारे देश की महान टीवी मीडिया के एक तबके ने इस समझदारी भरे बयान से बहुत पहले हुआ करके युद्ध का ऐलान कर दिया। मौत का नंगा नाच होगा, पाकिस्तान आज रात खत्म, आज नहीं तो कल खत्म, ऐसे बहुत सी बातें बोली गई। न जाने उस एक रात में कितना कुछ बोला गया। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या। कहने का मतलब कि एक सैन्य कार्रवाई जो कि पूरी सावधानी से की गई उसे युद्ध बता दिया गया और फिर जब सीज फायर की घोषणा हुई तो लोगों को घोर निराशा हुई। पिछले 2-4 रोज में मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो मन से दुखी हैं। उनकी आंखों में दुख और अवसाद साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक फायदे के लिए एक पार्टी ने और अपनी साख हो चुकी टीवी मीडिया ने आपका असल नुकसान किया है। इस बार भी आपको भड़काया गया जैसे पहले कई बार अलग अलग मुद्दों पर भड़काया जा चुका है। जग दो मुझे जग दो। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया। उसने LOC पर फायरिंग तेज कर दी, ड्रोन और मिसाइल दागने शुरू कर दिए। रात में बॉर्डर से सटे इलाकों में टोटल ब्लैकआउट होने लगा। माहौल देखते ही देखते बहुत ज्यादा गर्मा गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन और कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ, उड़ी, कुपवाड़ा, बारामूला, मेढर और राजौरी सेक्टरों में मोटार और भारी तोपखाने से गोलाबारी भी शुरू कर दी। इस गोलाबारी की वजह से कई निर्दोष मारे गए। बॉर्डर के पास बसे गांवों में जनजीवन एक रात में पूरी तरह से बदल गया। रात में ओस की बूंदों की जगह मोटार के गोले गिरने लगे। कहीं नवजात बच्चे तो कहीं कोई पुजारी और कहीं कोई महिला मौत के गाल में समा गई। और दुर्भाग्य ऐसा कि इनकी मौत का जिक्र कोई कर ही नहीं रहा है। सबने ये मान लिया कि पीछे हुई मौतों का बदला लेने में ये निर्दोष बलि चढ़ गए। लेकिन अब जब सीज फायर घोषित हो चुका है, सीमा पर शांति बहाल हो रही है, जब IPL का खेल फिर से शुरू हो जाएगा, शेयर मार्केट तेजी से खुल रहा है, कहने का मतलब कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो उन परिवारों के बचे हुए सदस्य अकेले में कुहकते हुए पूछ रहे हैं, हमारे प्रियजनों की मौत का बदला कौन कब लेगा, कैसे लेगा। एक और बहुत अजीब चीज हुई इस पूरे ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद देखने को मिल रही, वो मैं आपको बताता हूं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो जवान शहीद हुए उनको देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि नहीं दी गई, ट्विटर पर भी नहीं दी गई। इन जवानों की आखिरी यात्रा से सरकार के मंत्रियों ने पता नहीं क्यों दूरी बना रखी। क्या वजह होगी इसकी? आखिर किन वजहों से हम अपनी शहीदों से दूरी बना रहे हैं? इसका जवाब भी तो किसी न किसी को देना ही होगा, क्योंकि ये मुल्क अपने शहीदों को हमेशा याद रखने के लिए जाना जाता है, उनसे दूरी बनाने के लिए नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि उन लोगों को ये सबक सिखाया गया कि नेक्स्ट टाइम किसी बेटे के बाप के साथ ऐसा ना हो। आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि सर प्लीज। अब आखिर में थोड़ी बात राजनीति की कर लेते हैं। एक बात क्लियर रखिए,
जैसे जवान सीमा की सुरक्षा करने के लिए होते हैं, शिक्षक पढ़ाने के लिए होते हैं, डॉक्टर इलाज करने के लिए होते हैं, वैसे ही नेता और राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए ही होती हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है और वो राजनीति नहीं कर रही है, अगर कोई नेता हो और वो राजनीति न करे, तो उसके होने न होने का कोई मतलब नहीं है। उसका होना न होना दोनों बराबर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल राजनीति करने को हिकारत की नज़र से देखने का एक नया चलन शुरू हुआ है, जो कि बहुत ही गलत है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए ही होती हैं। सवाल यह है कि कौन सी पार्टी किस तरह की राजनीति करती है और किस मौके पर करती है। फिर ये बात भी सही है कि कई ऐसे मौके आते हैं जब राजनीति को किनारे रख के नेता और देश एक साथ खड़े हो जाते हैं। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद ऐसा ही कुछ हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष की दूरियां खत्म हो गई, देश में राजनीति एक पल के लिए थम गई। सभी पार्टियां, सभी नेता सरकार के साथ खड़े हो गए और सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठाया। इस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मजबूती से खड़े रहे। लेकिन 10 मई की शाम जैसे ही शीर्ष फायर की घोषणा हुई, वैसे ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो से राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने मौजूदा और पिछली यूपीए सरकार के बीच में तुलना की और इस तुलना पर कांग्रेस ने पलटवार किया। यह मेरा सवाल और अगली कुछ लाइनें बीजेपी के नेताओं और पार्टी से है। आप लोग तो सत्ता में हैं, अगर मौजूदा सरकार ने कुछ अच्छा किया है तो उसे जनता को बताना आपकी जिम्मेदारी है। अगर पिछली सरकार ने आतंकवाद के मामले पे कुछ गड़बड़ किया है तो उसको बताना और अपनी सरकार से तुलना करना भी सही है, वो भी करिए। लेकिन क्या इसके करने के लिए, क्या ऐसा करने के लिए कुछ दिन और इंतजार नहीं किया जा सकता था? कुछ दिन और आप लोग इंतजार नहीं कर सकते थे? अभी जो विस्थापित हुए वे अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं, जो शहीद हुए उनके शव उनके गांव तक पहुंच ही रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई के दौरान अपनों को खोया वो ठीक से संभल भी नहीं पाए। क्या राजनीति करने और क्रेडिट लेने के चक्कर में आप लोगों ने देश और देश हित को भुला दिया? क्या ये करना आपको सही लग रहा है?